नमस्कार जी सभी को, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ एटम्स विद मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स को स्टडी किया और वहाँ पर हमने बात की कि अगर हमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो वी नीड वेव फंक्शन। तो वो जो वेव फंक्शन है उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कौन से वेव फंक्शंस को एक्सेप्टेबल बोलेंगे, किसको हम एक्सेप्टेबल नहीं बोलेंगे, कि मतलब कौन सा वेव फंक्शन जो होगा वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को असाइन किया जाए, इसकी बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर की। लेकिन वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स आए थे कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ द वेव फंक्शन। सो टुडे वी आर हियर विद द टाइप्स ऑफ वेव फंक्शंस एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन एंड दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फंक्शन की। तो दो टाइप के वेव फंक्शन होते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन इज said to be symmetric if it remains unchanged when two identical particles of the system are exchanged। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि हम पार्टिकल्स को आइडेंटिकल बोलेंगे और कब बोलेंगे, जब मैंने आपको कहा था वहां पर मैंने थोड़ी सी एक्सचेंज नेचर की बात की थी। मैंने कहा था मान लीजिए चुन्नू मुन्नू दो भाई हैं और मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं, मैं इस चेयर पर, लेफ्ट चेयर पे चुन्नू बैठा है, राइट चेयर पे मुन्नू बैठा है। मैंने उनकी चेयर्स को एक्सचेंज कर दिया, मैंने लेफ्ट पे मुन्नू बिठा दिया, राइट पे चुन्नू बिठा दिया। और अगर मेरे सिस्टम के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो हम कहेंगे कि वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है, सिस्टम सिमेट्रिक है, पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं लेकिन उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करने से सिस्टम के अंदर चेंजेस हमें आने चेंजेस जो है वो शुरू आने लगते हैं और हमें नजर आने लगते हैं। वी फील द चेंजेस इन द सिस्टम और हमें लगता है कि सिस्टम थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया है। और मुझे जैसे लेफ्ट राइट इन्वर्जन जैसे होती है कि चुन्नू को इधर बिठाया, मुन्नू को इधर बिठाया, और जब मुन्नू को इधर किया, चुन्नू को इधर किया, तो मुझे लगा कि लेटरल इन्वर्जन हो गई है। तो इस तरीके से हमने कहा कि दो टाइप के वेव फंक्शंस होते हैं। अगर कोई भी चेंज नहीं आता है तो वेव फंक्शन इज द सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और अगर चेंज आ जाता है, चुन्नू और मुन्नू को इधर उधर एक्सचेंज करने से अगर चेंज आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। द वेव फंक्शन इज said to be antisymmetric if it does not remain unchanged when two identical particles of the system are exchanged। कि जब हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स को एक्सचेंज करते हैं और सिस्टम जो है वो सेम नहीं रहता, या मैं कहूं कि उसका वेव फंक्शन सेम नहीं रहता, वेव फंक्शन उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब ये नहीं कि पैरों में पैर ऊपर आ जाते हैं और हाथ नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन के तो कोई हाथ पैर होते ही नहीं है। तो देखिए, ये हो जाएगी इनकी डेफिनेशंस। आपको एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस, तो इसीलिए मैं पॉइंट वाइज आप लोगों से बात करूंगी कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे दोनों की डेफिनेशंस एंड इन द सेकंड पॉइंट वी विल राइट द सिमेट्रिक वेव फंक्शंस जो हैं वो डू नॉट चेंज साइन ऑन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि अभी हमने बात की कि यहाँ पर सिस्टम सेम रहता है, इसका मतलब वो साइन चेंज नहीं करेंगे, कि वेव फंक्शन अगर साई 1 2 है तो साई 2 1 जो है वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन एंटीसिमेट्रिक के अंदर क्या होगा कि वेव फंक्शन अपना साइन बदल लेगा। मैंने आपको कहा था कि वो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा किस तरीके से हो जाएगा कि अगर साई 1 2 है तो माइनस साई 2 1। लेटरल इन्वर्जन की बात मैंने कही थी ना कि लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी और राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि जो मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम उल्टा चला गया, वेव फंक्शन उल्टा हो गया है। तो अगर वेव फंक्शन अपना साइन बदल लेता है, साई 1 2 में अगर मैं 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 कर दूं और ये माइनस साई 2 1 हो जाए, तो हम कहेंगे कि वेव फंक्शन इज एंटीसिमेट्रिक। एंड द पार्टिकल्स विच आर डिस्क्राइब्ड by symmetrical total wave function are termed as bosons। जो पार्टिकल सिमेट्रिकल वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बोसोन्स। और जो पार्टिकल्स एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको बोलते हैं फर्मियोन्स। बोसोन्स आपको पता होगा कि जो बीई स्टैट को फॉलो करते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को फॉलो करते हैं, और फर्मियोन्स जो है वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को फॉलो करते हैं एंड दे हैव हाफ इंटेग्रल स्पिन। फर्मियोन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की स्पिन जो होती है वो हाफ इंटेग्रल होती है, मतलब ये हाफ ट्विस्ट लेने के बाद सेम आइडेंटिटी ले लेते हैं जो इनकी स्पिन होती है। एंड द पार्टिकल्स जो बोसोन्स हैं, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को फॉलो करते हैं, इनकी स्पिन या तो जीरो होगी या हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी। और ये जो पार्टिकल्स हैं और इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल हो गया, एंड हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं और उसकी स्पिन कितनी होती है, जीरो। एंड फोटॉन्स जो है उनकी स्पिन होती है 1, न्यूट्रॉन्स की स्पिन होती है 1। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, बोसोन्स के हो गए। बोसोन्स हैव जीरो और इंटीग्रल स्पिन। तो बोसोन्स हैव जीरो
और इंटीग्रल स्पिन, फर्मियंस हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन। इसके अलावा हम एक एक पॉइंट की और बात करेंगे कि जो ये psi 1 2 है और psi 2 1 है, हमें पता है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सेम इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और सेम इक्वेशन को ही ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो इनका कॉम्बिनेशन होगा और जो मैं कहूँ कि सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस हैं, इनके अंदर एडिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमें मिलता है और उसको हम बोल देते हैं कि टोटल वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया। और जो इधर मैं बात करूँ इनकी एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन की, इसके अंदर जो वेव फंक्शंस है, क्योंकि हमने कहा psi 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ psi 2 1 है, यानी कि इनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन एडिटिव नेचर का और यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव नेचर का। तो ये 4 पॉइंट्स लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है 5th पॉइंट इनके डिस्टिंक्शन के लिए, सिमेट्रिक वेव फंक्शन रहा हो चाहे एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन रहा हो, इसी तरीके से हमें इनको लिखना है। सो इन द 5th पॉइंट यहाँ पर सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे कि एडिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi t1 2 एंड psi t2 1 गिव्स अस द सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एडिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन of psi t1 2 and psi t2 1 gives symmetric wave function. Symmetric wave function psi s is equal to 1 by root 2 psi t1 2 plus psi t2 1। तो एडिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ने हमें क्या दे दिया है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो मिल जाएगा एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो आपको 5th पॉइंट जो यहाँ पर लिखना है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में कि इनकी डिस्टिंक्शन कीजिए, इनको डिस्टिंग्विश कीजिए, क्या इनके बीच के डिफरेंसेस रहेंगे, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग इसको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट कीजिए। सो 5th पॉइंट विल बी सब्ट्रैक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi t1 2 and psi t2 1 gives antisymmetric wave function। एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। और इसको हम लिखेंगे कैसे, psi a से। ये जो पैर में मैंने ये a बिठा दिया है ना, ये जो एंकलेट पहना दिया इसको a नेम से, इसका मतलब है एंटीसिमेट्रिक। और यहाँ पर ये जो मैंने पैर में इसके s बिठा दिया है, तो ये s जो है इसके चरण पादुका है, इसके पैर छू रहा है, ये s है सिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा 1 by root 2 psi t1 2 minus psi t2 1। कि अगर दो वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होके एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है, और अगर मैं कहूँ कि ये जो दोनों वेव फंक्शंस हैं अगर ये ऐड होके एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। जैसे आप केमिस्ट्री में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं कि अगर मैं कहूँ कि जो मिक्सिंग है वो इन फेज हो रही है और मिक्सिंग आउट ऑफ फेज हो रही है, बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग बात करने के। तो सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट था ये। और इसके बाद मैं कहूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम जा रहे हैं, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पॉली महाशय थे उन्होंने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, और ये प्रिंसिपल फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कहीं पे भी आप बात करें ये हमेशा आपकी जान खाएगा ही खाएगा, ये हमेशा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑल्दो स्टेटमेंट आप लोगों को सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, और इन अदर वर्ड्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। कहने का मतलब है कि पॉली ने उसी बात को मैं कहूँ कि जनरलाइज किया, जो बात क्या थी कि एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। सो सिमिलर 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स
एक ही सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये बात किसने की? पॉली ने की। सो मैं अगर इस प्रिंसिपल की बात करूं तो इसकी स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोगों को लिखना होगा द प्रिंसिपल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स और कंप्लीट एटॉमिक सिस्टम्स, कि किसी भी एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो देने के लिए, और अगर मैं बात करूं कि किसी भी एटम की आप लोगों को पूरी स्टडी करनी है तो आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से डिटेल से स्टडी करना ही पड़ता है। फिर देखिए उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है? द वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शंस फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, कि अगर आपको टोटल वेव फंक्शन लिखना है, मेरे पास दो पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, दोनों एक स्टेट के अंदर मैंने बिठा दिए, एक डिब्बे में बिठा दिए कि भैया यहाँ बैठ जाओ, और उनका उस अब वो एक सिस्टम बन गया है, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बन गया है। उस सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको कहूंगी psi1 2। अब वो इंडिविजुअल वेव फंक्शंस का जो है वो psi1 2 होगा, द टोटल वेव फंक्शन of the two particles containing a system। ये क्या हो जाएगा? psi1 into 2 psi2। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी की वो लगती है, क्योंकि दोनों जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। अगर 1 एक स्टेट के अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब ये नहीं कि 2 वहां पर नहीं हो सकता, और अगर 1 वहां बैठ गया इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर 2 जाकर बैठेगा ही बैठेगा। तो वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर उसको पढ़ा है कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है और वो कैसे यूज होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की मेरी सीरीज के अंदर प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स जो है वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने यहाँ पर ये कहा कि जो psi1 2 है, टोटल वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग पार्टिकल 1 and 2, वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेव फंक्शन psi1 and psi2। इसके बाद मैंने मान लिया, अब मैं इनकी सेग्रीगेशन कंसीडर करूंगी कि पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है। पार्टिकल 1 को मैंने अल्फा स्टेट में बिठा दिया, पार्टिकल 2 को मैंने बीटा स्टेट में बिठा दिया। जस्ट लाइक जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की कि एक स्टेट है अल्फा एंड दूसरी स्टेट है बीटा, इसके अंदर पार्टिकल 1 हो गया, इसके अंदर पार्टिकल 2 हो गया। तो आपको कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर पार्टिकल 1 इज इन क्वांटम स्टेट अल्फा एंड पार्टिकल 2 इज इन क्वांटम स्टेट बीटा। कुछ स्टूडेंट्स को ये हुआ था कि अल्फा और बीटा क्या है और ये कहां से आई? कुछ नहीं है, दो स्टेट्स है। जैसे मैं कहूं कि एक बड़ा सिस्टम है, एक बड़ा डिब्बा है, उसके अंदर एक जगह पार्टिकल 1 ने ली हुई है, दूसरी जगह पार्टिकल 2 ने, और उस जगह को मैंने अल्फा का नेम दे दिया और दूसरे की जगह को मैंने बीटा का नेम दे दिया। ये अल्फा बीटा जो नामकरण है ये मैंने किया है। आप लोग इसको ए बी भी मान सकते हैं, एस टी भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे आप उसको मान सकते हैं। सो टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम अब क्या हो जाएगा? जब मैंने इनको स्टेट्स असाइन कर दी हैं, नाउ द टोटल वेव फंक्शन psi1 2, ये मुझे क्या कहना होगा कि psi alpha 1 एंड psi बीटा 2, मुझे ऐसे लिखना होगा कि जो psi1 है ये कहां पर है? अल्फा स्टेट के अंदर, और psi2 है ये कहां पर है? बीटा स्टेट के अंदर। सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि अब हमें क्या करना है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात करते हुए हम क्या करते हैं? एक्सचेंज, हम पार्टिकल्स की अदला बदली कर देते हैं। सो नाउ लेट अस एक्सचेंज दीज पार्टिकल्स एंड लेट अस कंसीडर दैट पार्टिकल 1 इज इन क्वांटम स्टेट बीटा एंड पार्टिकल 2 इज इन क्वांटम स्टेट अल्फा। नाउ द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम विल बी गिवन बाय psi2 1। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप लोग वैसे वैसे बीच में थ्योरी इंक्लूड करते जाइए। सो एक अच्छा मटेरियल आप लोगों के हाथ में होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। दोनों वेव फंक्शंस हमने लिख लिए, psi1 2 एंड psi2 1, दो तरीके के वेव फंक्शन है। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अब मुझे कंसीडर करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 1 के अल्फा के अंदर 1 हो और बीटा के अंदर 2 हो। ये भी उल्टा भी हो सकता है कि अल्फा के अंदर 2 हो और बीटा के अंदर 1 हो, एंड दे कीप ऑन एक्सचेंजिंग, बार बार चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो दोनों वेव फंक्शंस है, कभी सिस्टम उस वेव फंक्शन में होगा, कभी उसमें होगा, कभी उसमें होगा, कभी उसमें होगा, तो ऐसे वो डांसिंग स्टेट के अंदर होगा। तो अब हमें क्या करना है? टोटल देखना है। तो टोटल के अंदर कभी psi1 2, कभी psi2 1, कभी psi1 2, कभी psi2 1, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन लेने के हमें पता है दो तरीके हैं, एडिटिव कॉम्बिनेशन एंड सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन। तो अब हमें क्या करना है? हमें बात करनी है, बिकॉज जो ये पार्टिकल्स हैं 1 and 2, since we have considered these particles as indistinguishable particles, क्योंकि पॉली महाशय ने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन से आइडेंटिकल पार्टिकल्स। indistinguishable मतलब पहला पार्टिकल ये है, दूसरा ये, मैं नहीं पहचान पाऊंगी कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, या कौन सा चुन्नू है, कौन सा मुन्नू है, हम नहीं पहचान पाएंगे। जो इनके वेव फंक्शंस हैं उनके एग्जिस्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है। जैसे हेड टेल आते थे कॉइन में, आइडेंटिकल होते थे, हेड के आने के भी 50% चांसेस, टेल के आने के भी 50% चांसेस। सो एग्जैक्टली प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर वी कैन से दैट द पार्टिकल्स आर indistinguishable, so both the wave functions psi1 2 and psi2 1 have equal probability to describe
द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे फंक्शन उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए psi12 भी वहाँ अवेलेबल हो सकता है और psi21 भी, हम किसी से भी फंक्शन को किसी से भी हम सिस्टम को एक्सप्रेस करवा सकते हैं। तो देयरफॉर अब हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi12 एंड psi21 गिव्स द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। और जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साई, टोटल जो वेव फंक्शन है वो मिलेगा। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, psi12 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ये सब आपने जो पिछली क्वांटम मैकेनिक्स रही होगी आपकी थर्ड सेमेस्टर की, तो वहाँ पर आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। साई स्टार कॉन्जुगेट आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देते हैं कि ओवरऑल पूरे स्पेस के अंदर पार्टिकल के कहीं भी प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो उससे आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1/√2 जो है ये क्या है, मैं कहूँ कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब हमें psi12 और psi21 की वैल्यूज यहाँ से पुट करनी है। सो यूजिंग इक्वेशंस 2 and 3, तो साई यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√2, psi12 की वैल्यू साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस माइनस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट करवा दी, psi12 और psi21 की, और ये मेरे पास आ गई है सपोज इक्वेशन नंबर 4। वैसे तो हमारे पास ये अल्टीमेट इक्वेशन आ चुकी है। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर बोसोन्स, तो हमें पता है, हमें बताइए जो psi1 और psi2 हैं, वी ऑलरेडी नो दैट psi12 इज इक्वल टू प्लस माइनस psi21 होता है। और अगर ये बोसोन्स हैं तो प्लस साइन लेना होगा, और अगर ये फर्मियोन्स है तो हमें कौन सा साइन कंसीडर करना होगा, माइनस साइन कंसीडर करना होगा। हैंस द टोटल वेव फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय बोसोन्स इज सिमेट्रिक एंड टोटल वेव फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय फर्मियोन्स इज एंटीसिमेट्रिक। इसका मतलब अगर मैं प्लस साइन कंसीडर करूंगी तो मुझे मिलेगा सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और अगर मैं माइनस साइन कंसीडर करूंगी तो मुझे कौन सा मिलेगा, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो देखिए अब सिमेट्रिक, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर देते हैं सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन की। सो साई एस जो है वो हो जाएगा 1/√2 साई, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस साई अल्फा 2 एंड साई बीटा 1। एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन में हमें पता है कि सब्ट्रैक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन होना है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस साई अल्फा 1 साई अल्फा 2 साई बीटा 1। तो ये साई बहुत हो गया है, हम अपने कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं अब। तो ये थी इक्वेशन नंबर 4। लेट अस सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 6 इक्वेशन नंबर। अब देखिए अगर पार्टिकल सिस्टम के फर्मियोन्स हैं तो psi12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ psi21 होता है, एंड टोटल वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग बाय सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड इट इज गिवन बाय दिस। तो अब बात क्या है कि जो साई सिमेट्रिक लिया हमने और साई एंटीसिमेट्रिक लिया, अब मैं मान लेती हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, कि दोनों स्टेट्स मिक्स होगी। मैंने एक, जहां पर एक पहला पार्टिकल था मैंने वहीं पे ही दूसरा पार्टिकल भी बिठा दिया, उसके सिर पे चढ़ाओ, उसके पैरों में बिठाओ, कहीं भी बिठाओ, एक ही जगह पर मैंने दोनों पार्टिकल्स बिठा दिए। अब मैंने क्या कहा कि अब हम कंसीडर करेंगे इफ alpha is equal to beta, which means both the particles are in same quantum state। एक ही स्टेट के अंदर हमने दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो कंसीडर कर लिए। अब देखिए अब जब आप alpha is equal to beta यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए साई एस क्या बन जाएगा, 1/√2 साई अल्फा 1 साई अल्फा 2 प्लस साई अल्फा 2 साई अल्फा 1। एंड साई एंटीसिमेट्रिक में देखिए 1/√2 साई अल्फा 1 साई अल्फा 2 माइनस साई अल्फा 2 साई अल्फा 1। तो ये तो हमें पता है कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो इसका यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा 2/√2 साई अल्फा 1 साई अल्फा 2, ये हो गया। और यहाँ पर ये क्या महाशय आ गए, 0। सो क्या हुआ, सिमेट्रिक वेव फंक्शन इज नॉट 0 if alpha is equal to beta, but antisymmetric wave function is 0 if alpha is equal to beta। यानी कि अगर हम दो फर्मियोन्स को एक जगह पर बिठा देते हैं, एक ही जगह दे देते हैं, एक ही पोजीशन दे देते हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वेव फंक्शन क्या आ गया, 0, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है एक स्टेट के अंदर। लेकिन सिमेट्रिक पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अंधा लंगड़ा सब एक दूसरे के ऊपर बैठना जो है शुरू कर सकते हैं। सो दिस शोज दैट टू बोसोन्स कैन एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट बट टू fermions cannot exist in the same quantum state, and therefore we can conclude that no two fermions, और मुझे ये कहना चाहिए rather non interacting,
No two non-interacting fermions, just like electrons, cannot exist in the same quantum state, and this is called nothing but Pauli's exclusion principle. Or we can say that if two particles are described by antisymmetric wave function, then they cannot be in the same quantum state. तो ध्यान रखिएगा, fermion, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन और मैं कहूँ कि जो ये है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों आपस में क्या हैं, दोस्त हैं, जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे के लंगोटिया यार हैं. सो इन अदर वर्ड्स, द सिस्टम हैविंग मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय एन एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन. एंड दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग. आप चाहें तो इसको वीडियो को प्लीज रिपीट कर लीजिए और जितनी मैंने थ्योरी बोली आप उसको नोट डाउन करते रहिए along with this mathematics. ये definitely एग्जाम में आने के चांसेस इसके रहते हैं. So let us move to the next topic. तो कहानी का जो अगला पड़ाव है उसके अंदर हम बात करेंगे एक्सचेंज डीजेनरेसी की. ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, लेकिन जो मैं एक्सचेंज डीजेनरेसी की बात कर रही हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. So next we are going to discuss about exchange डीजेनरेसी. एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना. एक दूसरे के साथ आपको दूसरे की चीज पसंद आ गई, दूसरे को आपकी आ गई, आप लोग एक्सचेंज कर लेते हैं. डीजेनरेसी, डीजेनरेट होना, उसका मतलब क्या है कि सेम एनर्जी स्टेट का होना. तो जो एक्सचेंज नेचर की वजह से डीजेनरेसी आ जाती है, अब दो पार्टिकल्स को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं एंड देयर एनर्जी रिमेन्स द सेम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज डीजेनरेसी. अब आपको पेपर में क्या लिखना है, आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं डेफिनेटली, तो वो नोट कीजिए कि आपको क्या लिखना है. एक्सचेंज डीजेनरेसी मीन्स द टू डिफरेंट वेव फंक्शंस आर, इफ टू आपको ऐसे ही लिखना होगा कि exchange degeneracy means the two different wave functions by the exchange of two identical particles have same energy. या आप ये कहेंगे कि if two wave functions attain the same value of energy by the exchange of two identical particles, then we call it exchange degeneracy. Since this type of degeneracy is caused by the exchange of two particles, therefore it is named as exchange degeneracy. क्योंकि दो particles के exchange होने की वजह से ये पिक्चर में आई है, इसने अपना रोल प्ले किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, exchange degeneracy कहते हैं. The Schrödinger equation for a system containing two particles is given by, आप लोगों को पता है, मैं फिर से आपको बार बार पिछला सेमेस्टर याद करवाती रहूंगी, H psi is equal to E psi हमारे पास इक्वेशन हुआ करती थी इन द टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. H12 psi12 is equal to E psi12, where this H12 is called Hamiltonian operator for the system which is having E as energy eigenvalue. हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी में एनर्जी की वैल्यू E है और उसके अंदर जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखी जाएगी, H psi is equal to E psi. सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स है 1 and 2, इसलिए मैंने इसको क्या लिख लिया, H12 psi12 is equal to E psi12, where H12 is Hamiltonian operator. मैं बार बार कह रही हूँ, this is Hamiltonian operator, and if we interchange these particles, then this equation will become H21 psi21 will be equal to E psi21. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी E रहा, इसके अंदर भी E रहा. मैंने पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर दिया, लेकिन एनर्जी जो थी वो महारानी सेम बैठी रही. वो कहती मैं तो नहीं हिलूंगी, लगा लो जो जोर लगाना, आप लोगों ने जो करना है आप कीजिए, मैं तो यहीं बैठी हूँ टिक के. This is basically exchange degeneracy. So since interchanging the particles overall, क्योंकि देखिए जैसे अब मैं कहूँ कि चुन्नू के पास 5 जूल एनर्जी और मुन्नू के पास 6 जूल एनर्जी है, तो टोटल कितनी हुई 11 जूल. आपने चुन्नू को इधर बिठाया, मुन्नू को इधर बिठाया, चाहे चुन्नू को इधर बिठाए, मुन्नू को इधर, कहीं भी बिठाते हैं, टोटल विल रिमेन 11 जूल्स. यही बेसिकली एक्सचेंज डीजेनरेसी की जो एनर्जी रहती है वो सेम रहती है, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आता. और मैं कहूँ कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज इनवेरियंस ऑफ हैमिल्टोनियन, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो होता है वो H12 इज इक्वल टू H21 रहता है. ऑपरेटर ही है ना, आप कहीं से कैसे भी लगाएं, आपको पता है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आपको डेरिवेटिव करना है, आगे कीजिए पीछे कीजिए, x का पहले कीजिए, या मैं कहूँ कि पहली टर्म जो x की उसका पहले कीजिए, दूसरी का पहले कीजिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब क्या है कि जो इक्वेशन है, मान लीजिए ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2 एंड दिस वन इज 3. नाउ जो इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है क्योंकि H12 इज इक्वल टू H21 है. इसमें मैंने क्या किया, मैंने H12 की जगह H21 की जगह H12 लिख दिया. psi21 इज इक्वल टू E psi21, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे. ये हो गई है इक्वेशन नंबर 4. अब 1 और 4 इनके अंदर आप कंपैरिजन कीजिए H12. अब देखिए क्या आ गया,
Comparing equation 1 and 4, it is found that psi1 2 and psi2 1 both are the solutions of same Schrodinger equation, and their energy eigenvalue is E, belonging to the same eigenvalue and same system. Hence the system is said to be degenerate, and this is exchange degeneracy. So this is all about for today. इसके बाद हम एक बड़े ही खूबसूरत से मोड पर पहुंच गए हैं जिसके अंदर हम कपलिंग स्कीम्स करेंगे, एंड एक ऐसा टॉपिक है जो 100% एग्जामिनेशन में आता है, जीमन इफेक्ट। उन सब की बातें करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।